नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। और कहा जाता है कि ईश्वर के बाद और धरती माँ के बाद अगर सृजन की शक्ति है तो एक नारी में। नारी को हम सहनशीलता की मूर्ति कहते हैं और वो पूरे समाज को स्नेह, ममत्व और साथ ही साथ पुरुषों की अगर मैं बात करूं तो उन्हें प्रेरणा देती हैं, उनकी शक्ति बनती हैं और जीवन भर साथ देती हैं। तो इसीलिए हमारे भारत देश में और सनातन परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो नारी का सम्मान किया जाता है, चाहे वो बेटी हो, बहन हो या फिर माता हो या धर्मपत्नी हो। और जब आप सम्मान करते हैं तो आपको भी सम्मान मिलता है। और यही कारण है कि हमारे भारत देश में अब आपको देखने को ये मिल रहा है कि किस प्रकार से नारी को महत्वपूर्ण दर्जा मिल रहा है। कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नारी जो है आज पीछे नहीं है। और खुद हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी बनी हुई हैं। और ट्राइबल कहते हैं ना कि ट्राइबल एरिया के लोगों को जो मान मिला है उनके सम्मान के बाद, वो अपने आप में कोई भी जो है उसको नकार नहीं सकता। और आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो है हमारे राज्यसभा की सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। जहां तक मैं बात करूं सुमित्रा जी की, तो राजनीति में जितनी वो कह सकते हैं कि सक्रिय है, उतनी ही समाज सेवा में सक्रिय है। और वो जो भी फरियादी उनके पास आते हैं उनकी समस्या को जो है जरूर सुनती हैं। और एक चीज बड़ी अच्छी लगी हम लोगों को कि जब आपने पद ग्रहण किया, और जैसे ही कहा जाता है ना कि पदभार ग्रहण करते हैं तो फिर इंसान सोचता है कि मुझे किस मुद्दे पर बात करना है। और आपके पदभार ग्रहण करने के साथ ही जबलपुर शहर में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और आपने तुरंत उस घटना को और उस विषय को, उस चिंता को आपने सदन के सामने रखा और स्वास्थ्य की बात की, साथ ही साथ हॉस्पिटल्स की बात की और उसकी सिक्योरिटी की बात की। और सारे चीज जो थी वो कहीं ना कहीं जनता के हित में रहते हुए आपने एक मुद्दा रखा। तो उस समय क्या सोचा था आपने? मैं सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे विचारों को उड़ान दी है जी। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि धन गया तो कुछ गया और स्वास्थ्य गया तो सब गया। बिल्कुल। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य के बारे में पहली प्राथमिकता है हमारी। जन्म से लेके मृत्यु तक स्वास्थ्य के बारे में ही परिवार से लेके हम, और बाल्यावस्था से लेके बुढ़ापे तक स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं जी। और यही मेरी पहली प्राथमिकता थी कि जिस प्रकार से हमारी सरकार यदि सुविधाएं दे रही है तो सुविधाओं का दोहन होना चाहिए। बिल्कुल। और सरकार जिस तरह से आयुष्मान कार्ड दे रही है, स्वास्थ्य की पूरी गारंटी ले रही है, तो ऐसी क्या स्थितियां बनती हैं कि आज भी हमारे लोग इतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। इसलिए कई बार विडम्बना ये होती है कि लोग कुछ में भी पड़ जाते हैं, झाड़ फूट के चक्कर में पड़ जाते हैं। जहाँ सही में स्वास्थ्य लेना चाहिए वहाँ महिलाओं को भी स्वास्थ्य से वंचित रखा जाता है। तो इन कड़ी को तोड़ने में हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य रहेगा सफल तो हमारा राष्ट्र सफल रहेगा। बिल्कुल। और अगला जो सवाल मेरा बस यही है आपसे कि जो आप राज्यसभा जब सांसद बनी और जब आपका नाम आया तो एक अलग से खुशी की लहर थी हमारे पूरे जबलपुर शहर में, क्योंकि जबलपुर शहर से आप आती हैं और आप राज्यसभा सांसद हैं। तो जबलपुर के लोगों को उम्मीद आपसे ज्यादा है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जबलपुर हमारी कर्म भूमि है जी। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि और कर्म भूमि अयोध्या रही है, तो वैसे ही हम भी मानते हैं कि हमारी भी जन्मभूमि और कर्म भूमि जबलपुर है जी। तो यहाँ के लिए स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा से संबंधित है और महिलाओं के उत्थान के लिए मेरे ये तीन विषयों पर ध्यान जाता है सबसे ज़्यादा जी। क्योंकि यदि एक महिला शिक्षित होती तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। बिल्कुल। और यदि एक पुरुष होता है तो वो अपने परिवार को शिक्षित करता है, महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है, 2 परिवारों को शिक्षित करती है। तो मेरा सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि शिक्षा का अभी और भी मूल्यांकन होना चाहिए हर क्षेत्र में जी। चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष से हो, गरीब हो या जो अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा मन ये करता है
कि अब तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठन का धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे जो विचार हैं उसमें यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे अभी पढ़ाई छोड़ चुके हैं कुछ अभाव में जी, उनको और महत्वपूर्ण कड़ी से जोड़ना है। कई बच्चे सपने लेकर पैदा होते हैं और यदि वो सपने लेकर पैदा नहीं होते तो जब वो पढ़ते हैं और देखते हैं तो उनको ये लगता है कि हम भी अधिकारी बनकर बैठें या हम कहीं पर भी अच्छे काम करें, बिजनेस लाइन में जाएं, लेकिन कुछ उनके आर्थिक अभाव में वो पढ़ाई छोड़ देते हैं जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि इसके लिए मैं अलग से एक प्रोग्राम रखना चाहती हूँ कि जो बच्चे IPS, IAS, PSC, IT में पढ़ाई करना चाहते हैं और छोड़ चुके हैं, उनके लिए मैं एक शिक्षा के जो हमारी ऑनलाइन है, ऑनलाइन दूर दराज के गांव में भी बच्चे पढ़ते हैं और वो नहीं होता, तो ऑनलाइन में जो बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सकती है उसका एक संग्रह करना चाहते हैं। और संग्रह को ऑनलाइन उन लोगों तक पहुंचाने के लिए यदि संगठन ने जो मुझे जिस दायित्व में बिठाला है और जो उनकी मंशा है तो उसको पूरा करने के लिए ऑनलाइन इसकी सुविधाएं देने की मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि राज्यसभा सांसद होने के बाद जबलपुर तो ठीक है, साथ ही साथ पूरे राज्य में जो बच्चे ड्रॉप आउट है, खासकर जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अगर वो IAS, IPS या फिर IT सेक्टर में जाना चाहते हैं, PSC में जाना चाहते हैं, तो इस प्रकार की जो कोचिंग्स हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन में बैठकर वो अपने घर पर भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आप बाकायदा एक प्रोजेक्ट लेकर आने वाली है, बहुत ही खुशी की बात है। और कहते हैं हाईटेक जमाने में जो हमारी सुमित्रा दीदी है वो बड़ी हाईटेक है और उन्होंने सोचा भी बिल्कुल अच्छा है कि आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, आप घर बैठे ही ये ऑनलाइन जो सुविधा रहेगी उसके तहत आप अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। अगर मैं बात करूं जबलपुर शहर की या फिर अपने MP की बात करती हूं मैं कि औद्योगिक रूप से जो है वो उतना ज्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है। और कई बार ये होता है क्योंकि अगर कोई भी सांसद जाता है जिस क्षेत्र से होता है तो उस क्षेत्र की, क्योंकि मैंने पहले भी बोला, उम्मीदें ज्यादा रहती हैं, बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी चीजें आती हैं तो इंदौर में रुक जाती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर को नहीं मिल पाती हैं। तो यहाँ के लोगों की एक तो मेरी जब बात हुई थी तो लोगों का ये कहना था कि मैं आपसे ये बात रखूं कि जबलपुर के लिए इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उसके लिए सुमित्रा जी कुछ करें ताकि हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप कर सके और जो बच्चे पढ़ के बाहर जा रहे हैं वो यहाँ रुककर काम कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार और हमारी मध्य प्रदेश सरकार जी दोनों उद्योगों के मामले में, उद्योगीकरण के मामले में गंभीर है कि जो पलायन हमारे बच्चों का स्टेट से बाहर होता है वो ना हो, उसके कारण माता पिता लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एक बात ये रखी है कि उन तक या तो सुविधाएं पहुंच नहीं पाती हैं या वो सुविधाओं तक नहीं पहुंच पाते हैं। प्रशासनिक कहीं ना कहीं उनको ये प्रशासनिक जो जानकारी होती है वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उस अभाव के कारण वो जो लाभ लेना चाहते हैं उद्योगों का, अपने स्वयं के रोजगार का या मान के चलिए कहीं पर भी शासकीय सेवाओं का, तो इन चीज़ों में सरकार ने और सरलीकरण कर दिया है। उस सरलीकरण को यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार मंचों से कहा है, अभी हाल में इंदौर में उन्होंने एक नंबर चालू किया है कि वो किसी भी गांव, किसी भी किसान का बेटा हो और उस नंबर से यदि संपर्क करेगा तो वो जिस समस्या से हमको समाधान चाहता है उस समस्या से वो समाधान ले सकता है, बशर्ते हमें भी जागरूक होना पड़ेगा इन चीज़ों को पाने के लिए। औद्योगिक क्षेत्र में या मान के चलिए आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं या स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं तो शासन भी तत्पर रहता है। हमारे शासन को तो टारगेट दिया जाता है जिले स्तर पर कि आप इतना टारगेट पूरा करिए नहीं तो आपके लिए रेड मार्क लग जाएगा। तो जो हमारे जिला के
प्रशासनिक होती है तो उनको भी उस बारे में चिंता करते हैं, लेकिन उन तक क्यों नहीं पहुंच पाती, ये थोड़ा सा हमको अभी और हमारे जैसे संस्थाएं काम कर रही हैं, संस्थाएं यदि काम कर रही हैं, स्वयं सेविकाएं काम कर रही हैं, स्वयं एनजीओ काम कर रहे हैं, इन एनजीओ को और सक्रिय और सुविधाएं देना पड़ेगी जो साधारण व्यक्ति के पास पहुंच जाए। हो सकता है वो खेत में काम कर रहा है और वो फिर शाम को आता है तो फिर दुनिया के और काम से, हो सकता है उनके बच्चे पढ़ रहे हों और फिर पढ़ने के बाद वो फिर खेत में लग जाते हों या अपने गाय बैल में लग जाते हों, और वो चीज़ों की जानकारी के अभाव के कारण हमारी कड़ी टूट जाती है। इस कड़ी को जो शहर और गांव में हमारी एनजीओ काम कर रही है, संस्थाएं काम कर रही हैं, या मान के चलिए जो हमारा प्रशासन काम कर रहा है, उसको और नीचे जाना पड़ेगा। इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे, प्रशासन से भी सहयोग लेंगे और जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं एनजीओ, उनको भी माननीय सरकार से निवेदन करेंगे कि इनको और सुविधाएं दे तो ये और जाके नीचे काम करें। हमारे मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि बहुत सी खनिज संपदा है और आप देखेंगे कि खनिज संपदा होने के साथ साथ बहुत सारी माइनिंग है, लेकिन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स की कमी है। अगर प्लांट्स बन जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि एक रेवेन्यू आपको भी मिलेगा क्योंकि सरकार के पास भी एक रेवेन्यू आता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इस विषय को भी ध्यान में लाएं, और साथ ही साथ क्योंकि खनिज मंत्री से भी मेरी मुलाकात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जो यूथ अगर प्लांट खोलना चाहता है तो उसको अप्लाई करना चाहिए और मैं उसमें मदद करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब वो लोन लेने जाता है तो इतनी सारी विपदाओं का सामना वो करता है कि वो कहते हैं कि हौसला जो होता है पस्त हो जाता है। तो जैसे कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो भी बच्चा है या जो भी नवयुवक है वो आत्मनिर्भर बने, उसके लिए बकायदा लोन की व्यवस्था है केंद्र राज्य सरकार के तहत। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बैंक में इतना पेचीदा हो जाता है, वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन बैंकों से जो लोन लेने की प्रक्रिया है उसको कितना आप ध्यान रखेंगे और सरकार के सामने ये रखें कि इसको सरलीकृत किया जाए। दूसरी बात यह कि अगर सरलीकृत हो जाएगा, उसको लोन इजीली मिल जाएगा तो प्लांट लगाने में उसको समस्या नहीं होगी। इसके लिए आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा पड़ा है। हमारे यदि देखा जाए तो हिंदुस्तान में यदि मध्य प्रदेश को हृदय स्थल माना जाता है। हृदय स्थल में आप क्या नहीं उसके अंदर है, आप ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं और आपने कहा भी है कि, लेकिन जो हमारी सरकार की मंशा है कि आप खनिज संपदा का दोहन करिए, शोषण मत करिए। आपने देखा होगा कि जब नर्मदा की रेत निकालते हैं तो माँ को छलनी करते हैं। ये तो औद्योगिक क्षेत्र में यानी मान के चलिए कि हम उसकी जीवंत आत्मा को कुरेद रहे हैं, तो हमने उसको उतना ही लेना चाहिए और फिर उसके साथ साथ हमने उसके भी देखना है कि उसकी संपदा से यदि हम कुछ ले रहे हैं तो उसकी सुरक्षा भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये यदि आप ये करेंगे तो संपदा आपको देती रहेगी। और जहाँ तक आपने कहा कि बहुत से पेचीदा वर्क आते हैं, जब कहीं पर ऐसी स्थिति आती है कि मान के चलिए कि आपने किसी पथरीले स्थान पर चट्टान में भी काम करने का लगाया तो उसका जो प्रभाव दूसरे के बसे हुए गांव पे भी पड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज से बचना भी है और आपको वहां से कुछ लेना भी है। तो जब पेचीदा होता है शासन तब कहीं फाइल रुकता है जब उसको लगता है कि यहाँ पर जीवंत बसा हुआ गांव है। और उसकी अभी आपने बीच में देखा होगा कि बहुत ज्यादा गांव से सटे हुए क्रेशर चल रहे थे। आपने देखा होगा जब क्रेशर की धुंध उठती थी तो पूरा का पूरा गांव सीमेंट से ढक जाता था और वहाँ के जो बच्चे पैदा होते थे वो आधे डस्ट में डूबे हुए पैदा होते थे। तो इस चीज का मानव जीवन भी हमें बचाना है, सरकार को भी वही चिंता है। तो इस चीज का जब भी कोई इस रोजगार में कदम बढ़ाता है तो मेरा आग्रह तो यही है कि संपदा का आप दोहन करें और उस यदि आपका फाइलें बिल्कुल सही है, आपका काम सही है तो उसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप स्वयं इस बात से जब खुद प्रभावित होते हैं कि हमने जो काम किया है वो किसी को नुकसान या हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं कोई उद्योग। और यदि पर्यावरण को नुकसान होता है और उद्योग, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब मैं नगर निगम चेयरमैन थी तो
रिलायंस के टावर लग रहे थे। तो जब हमने देखा कि पर्यावरण की दृष्टि से बस्तियों में ये मतलब नहीं लगाए जा सकते, क्योंकि इसकी जो तरंगे निकलती हैं उससे कई लोगों की देखने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। कई बार कैंसर उसकी तरंग के हाथ पर बहुत तेजी से पड़ती है और कई घटनाएं सामने आई हैं। तो फिर मैंने ही वो रोका था कि आपको जितना टारगेट दिया है उस टारगेट के अंदर रहे, उस टारगेट से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि ये मानव जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो इस तरह के हमें ये भी चिंता करना, अभी हम उसको ये कहें कि वो कंपनी ने उद्योग लगाया और फिर वो मानव जीवन पर नुकसान पहुंचा, ये नहीं होना चाहिए। मानव जीवन भी हमारा सुरक्षित रहे और आपका जो लगाए हुए इंडस्ट्रिया है उससे मानव जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो अगर आप देखें 20-25 साल पहले यहाँ के जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि लोग अपना ट्रीटमेंट कराने मेडिकल हॉस्पिटल आया करते थे। इवन नागपुर की मैं बात करूँ, हाँ। आज ये स्थिति हो गई है कि यहाँ के लोग तो नागपुर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है आसपास के लोगों का होता है। तो ऐसा अगर एम्स वगैरह कोई बड़ी संस्था हमारे जबलपुर शहर में आ जाती है और आसपास आ जाती है तो लोगों को उसका फायदा मिलेगा। और लोग जो यहाँ से, कई बार ये होता है कि नागपुर जाते जाते ही पेशेंट दम तोड़ते हैं, तो इस प्रकार की कोई योजना आपके द्वारा लाई जाएगी? सबसे पहले तो आपने देखा होगा अभी जबलपुर जो हमारा यातायात व्यवस्थाओं से अभी जूझ रहा था जी। अभी हम जब से हमारी सरकार आई है 2004 के बाद, आपने देखा होगा हमको कैसी सरकार मिली 2004 के पहले। 2004 के बाद से धीरे धीरे प्रोग्रेस यहाँ हुआ है, रोडों का प्रोग्रेस है, लाइटों का प्रोग्रेस है, पानी की समस्याएं हैं। तो सरकार पहले मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दे रही थी कि पब्लिक को पहले पानी भी मिले, बिजली भी मिले, सड़क भी मिले। अब आपने देखा होगा कि IT वगैरह हमारी यहाँ पर आ रही है और आपने अभी देखा होगा कि रिंग रोड भी बन रही है। जब तक हम मेन शहरों से, जैसे हमारा इंदौर आज तेज गति से दौड़ रहा है, आप यदि उसको कहा जाए तो कोटा के बाद में वो है आज की डेट में शिक्षा के क्षेत्र में हब है, हमारे बच्चे भी वहीं जा रहे हैं। तो जब तक आपको यातायात के साधनों से और नेटवर्क के साधनों से लबरेज नहीं करेंगे तब तक आप एम्स जैसी कल्पना कैसे कर सकते हैं? अब उसके लिए सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाया है। मध्य प्रदेश सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जबलपुर को चारों तरफ की रिंग रोड और जो बड़ी रोडें और जो बड़े मतलब ब्रिज दिए जा रहे हैं उनकी कल्पना है कि इसके बाद में अभी भी हाल में ही बीच में कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुई है कि अब जमीनें देखी जा रही है कि सरकारी जमीनें कहाँ हमको बड़े उसमें मिले हैं तो वो प्रोजेक्ट के लिए भेजी जाए। अभी तक हमने गांव को भी जबलपुर में मिलाया, आपने देखा होगा। तो गांव को जबलपुर मिलाने का ये है कि जो जमीनें हमारी बंजर पड़ी हुई है, जिस जमीनों पर हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, 400-500 एकड़ जमीनें ऐसी पड़ी हुई, तो सरकार उस पर नजर रखे हुए है। जैसे ही हमारे जमीनों का निराकरण होगा, आप देखिए आने वाले समय में 2024 के पहले आप जो कह रही हैं वो प्रोजेक्ट आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूं टूरिज्म की, क्योंकि मेन ये बोला जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का एक रेवेन्यू जो होता है वो टूरिस्ट से आता है, और क्योंकि फिर वही बात कि आप जबलपुर से हैं तो फिर हमारा जो एक एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतना अच्छा भेड़ा घाट है, मार्बल रॉक सिटी है, इतने ऐतिहासिक पुराने मंदिर हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़ी हुई हैं। और जबलपुर शहर अपने कारतूस जो है वो आर्मी को भेजता है, ये अपने आप में गौरव की बात है। लेकिन फिर भी टूरिस्ट जो है वो जबलपुर कम आता है, जबकि आसपास अगर आप देखें बांधवगढ़ है, पेंच है, कान्हा है लगा हुआ है। तो क्यों ना एक ऐसा कुछ सर्किट हम बनाएं, एक ऐसा प्लान आउट करें कि टूरिस्ट जब वहां से, चाहे वो नागपुर से आ रहा हो या दिल्ली से आ रहा हो, एक दिन जबलपुर ठहरे और उसके बाद निकल जाए। तो यहाँ के कल्चर को भी तो जाने, क्योंकि ऐसे ही नहीं कहा जाता हमारे शहर को संस्कार धानी। क्या जबलपुर जबाली ऋषि की तपोभूमि है जी, और यहाँ पर पौरातन जो भरी पड़ी है, बिल्कुल। तो पुरातन संप्रदाय जब हम उसको देखते हैं तो सबसे पहले तो हम स्वयं रूबरू होते हैं। आप रॉक देख लीजिए,
और 64 जोगनी देख लीजिए, भेड़ाघाट देख लीजिए, रानी दुर्गावती संग्रहालय देख लीजिए। आप यहाँ पर यदि आएंगे तो हमारे माँ पंचानन मंदिर को देख लीजिए वहाँ पर। तो वो जो पंचानन मंदिर है वो भी मतलब अंदर सुरंग बनी हुई है कि रानी दुर्गावती सुरंग से आती जाती थी। आपने कभी गई हो तो आप उसको भी देखिएगा। वो भी इतने मतलब नक्षत्रों से बना हुआ है कि आप यदि वहाँ पहुँचे तो आप देखिएगा 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं, बाकायदा संगमरमर के पत्थर से बने हुए हैं। और माँ हमारी जो रानी दुर्गावती उनकी स्वयं स्थापना किए हुए भगवान स्वयंभू भी है वहाँ पर। और जो सुरंग बनी हुई है वो सुरंग तो अब धंस गई है चारों तरफ से। वो भी ऐतिहासिक, यदि उसको चीज़ देखेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये बिरली चीज़ है, ये कैसी छुपी रही। लेकिन सबसे पहली बात है कि यदि टूरिज्म के लिए आता है कोई व्यक्ति तो उसको हवाई सेवा भी बिल्कुल तुरंत चाहिए। फिर जब हवाई सेवा यहाँ पर पहले थी ही नहीं, आपको पता है कि हवाई सेवा हमारे यहाँ पर जबलपुर में ठप पड़ी हुई थी। अब धीरे धीरे हवाई सेवा को पंख लगे हैं जी। और जो संप्रदाय है उसके लिए लोग कौतूहल है, आना चाहते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है उसका यहाँ पर वो हुआ था, शूटिंग हुई थी, मोहनजोदाड़ो की भी हुई थी। तो वो जब यहाँ आते हैं तो वो सबसे पहले बोलते हैं कि हम अपना काम करके तुरंत कितने जल्दी अपने भागे यहाँ से, तो हमको पहले यातायात के साधनों पर निर्भर होना पड़ता है। तो अभी अच्छे साधन हमारे जबलपुर में आ रहे हैं नई और अभी डुमना का विस्तार हो रहा है और अच्छा। तो जब इससे तो हमारी कनेक्टिविटी इससे जब बड़े शहरों से जुड़ेगी और अन्य स्टेटों से जुड़ेगी तो निश्चित रूप से साउथ के लोग जब यहाँ आएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि साउथ जैसी यहाँ बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। तो हम उसके क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए मैं जब सदन में रहूँगी तो आने वाले जो हमारे ग्रीष्मकालीन सत्र है तो इसमें दूंगी लिखकर और अच्छा इसको करेंगे। एक नेक काम चलता है, हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है। अमरकंटक से नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है और भरूच तक जाती है। और इस बीच जो परिक्रमावासी हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो इतना सारा सामान लेकर नहीं आते, एक टाइम का ही कहिए, बाकी वो अपना चादर वगैरह लेकर आते हैं। तो वो निकलते हैं माँ की आराधना करने के लिए और जगह जगह रुकते हुए जाते, किसी के घर पे नहीं रुक सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आपके माध्यम से, क्योंकि नर्मदा परिक्रमा जो है कहीं ना कहीं एक टूरिज्म को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा एक पॉइंट है। और न सिर्फ भारतवासी बल्कि ब्राजील, न्यूयॉर्क, अमेरिका से लोग आते हैं माँ नर्मदा को जानने के लिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि परिक्रमा के दौरान उनके दर्शन होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जहां जहां ये परिक्रमावासी रुकते हैं उनके लिए शेड्स का एक प्रपोजल मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, तो उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। एक शेड्स बनाया जाए, सामुदायिक भवन जैसा बनाया जाए, वहां पर केयर टेकर रखा जाए और उनको प्रॉपर तरीके से एटलीस्ट भोजन एक समय का मिल सके। और मैं आपको इसलिए भी बताना चाहती हूँ क्योंकि हमारी एनजीओ लगातार इस पर कार्य कर रही है पिछले 3 साल से, तो हम जन सहयोग से ही वहां पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। आपका अगर साथ मिल जाता है तो उन परिक्रमावासियों की एक तो यात्रा बहुत सफल होगी और दूसरा उसका पुण्य हमको भी मिलेगा और टूरिज्म बढ़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगी जी। सबसे हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने आस्था पर कितना प्यारा, एक तो आपने बात भी रख दी जी और प्रश्न भी बना दिया है। तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। धन्यवाद। कि माँ नर्मदा का पहला फंड जो होगा वो इसी काम के लिए जा रहा है मेरा। क्या बात है। तो मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने माननीय गिरीशानंद जी के साथ में बात की है कि वो मुझे जगह उपलब्ध कराए जी। और सर्व सुविधा युक्त हम उनको परिक्रमावासियों को एक भवन देना चाहते हैं। और जो अभी नर्मदा का एक थोड़ा तट बचा हुआ है दरोगा घाट के आगे, उसकी भी गुरुजी ने मुझे कहा था, तो मैं माँ नर्मदा का आदेश और गुरु का आशीर्वाद मानकर मैं उस काम को भी देने जा रही हूँ। ये पहला फंड रहेगा मेरा दोनों काम के लिए जी। एक नर्मदा परिक्रमा के लिए तो कलेक्टर से बात करके उसको जगह चिन्हित करने जा रहे हैं हम। हमारे पास कुछ है, अगर आपको सहयोग रहेगा तो हमारी पूरी टीम आपके साथ में। खूब ये बहुत अच्छा पुनीत कार्य है, इसमें आपका साथ मिले। और हम ये एक बात और कहना चाहते हैं, जैसे हम
देखते हैं भवन बना देते हैं। हमने भी अपने वार्ड में कई भवन बनवाए हैं जी। लेकिन भवन बनाने के बाद में हमारी जो प्रशासनिक सुविधाएं होती हैं जो हम फुल लैस करके देते हैं, तो क्या करते हैं कि उसको 2 साल बाद देखते तो पंखे गायब, फिर उसके बाद देखते नल तो टोटियाँ गायब हैं, फिर बाथरूम के उखड़े हैंगे टाइल्स वगैरह। हम ये चाहते हैं कि यदि ये धरोहर यदि इनकी सुविधा को दी जाती है मेंटेन, तो फिर इसके मेंटेन की व्यवस्थाएं भी प्रशासन बहुत सरलीकरण करे। और नर्मदा के जो आस्था श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं कुछ संस्थाएं हैं, उनको चलाने के लिए ये उनको समर्पित कर दें, ताकि इसकी साफ सफाई केयर टेकर जो आप बोल रहे हैं वो मिले और जितना अच्छा हो सकता है बहुत अच्छी चीज आपने बोली। ये हम इसके लिए पत्र भी माननीय गुरु जी का भी आ गया है, हमने विजिट भी कर लिया है। बहुत अच्छी चीज आपने पूछी है कि आस्था के साथ साथ जब कोई साधना करता है तो साधक को सुविधाएं भी मिलना चाहिए। दूसरा एक और मैटर मैं आपको बताना चाहूंगी, ट्राइबल एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे रामलीला का मंचन करते हैं। तो अभी जब हम लोग मंडला गए थे तो वहां से कुछ हमको एक ग्रुप मिला था, तो फिर इसके बाद हमने, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक पे लिखा, तो रामलीला समिति है उन्होंने उनको अडॉप्ट किया है और बकायदा उनको प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि ट्राइबल है उनके पास ना तो सुविधाएं हैं ना ही संसाधन है। तो वो उनका ये कहना है कि हम उनको सब तरीके से सिखाएंगे और उनका साथ देंगे। सरकार भी ऐसे ग्रुप्स को अगर सपोर्ट करती है तो कहीं ना कहीं धर्म आध्यात्म की एक अलग जगती है, और दूसरी बात यह है कि उनको रोजगार मिलता है। तो इस विषय पर भी आप सोचिएगा। और दूसरा, चलते चलते मैं यही आपसे पूछूंगी, क्योंकि महिलाओं की बात है और एक महिला जो सृजन करता है, जैसे कि आपने कहा कि फंड सबसे पहले मारेवा के लिए, तो बहुत बड़ी बात है और उनका आशीर्वाद रहता है तो कहते हैं कि सारा कार्य जो है निर्विघ्न संपन्न होता है। तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनकी आत्म सुरक्षा के लिए आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? सबसे पहले तो महिलाओं की सुरक्षा और आत्म सुरक्षा के बारे में बात की। महिला हमेशा से स्वयं एक ऐसी रही है कि जिनकी यदि हम कल्पना करें तो वो स्वयं की आत्मरक्षा के लिए उसका आत्मबल ही बड़ा दीर्घायु होता है। बिल्कुल। वो जब निकलती है तो फिर परिवार तो साथ नहीं होता है, वो स्वयं कॉन्फिडेंस से निकलती है, कॉन्फिडेंस रहता है उसके अंदर। तो एक तो वो उनके अंदर स्वयं को महसूस करना पड़ेगा उनको कि हम इस भौतिकवाद के युग में अपने आप को कैसे चलाएं। तो ये तो उनके अंदर स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए खुद का। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पहले भी कहीं किसी से कम नहीं रही हुई, वो शास्त्रार्थ में भी पारंगत रही हुई हैं और संगीत में भी पारंगत। ये बीच की कुप्रथाओं ने ही उन्हें बंधन में बांध दिया था। तो अब हमारी जो सरकार है इसके लिए जो काम कर रही है, तो उनको उद्योग के क्षेत्र में, अभी आपने देखा होगा मोदी जी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को प्राथमिकता देकर, आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, 2 राज्यसभा बना दी है। बिल्कुल। अब 2 महिलाओं को राज्यसभा बनाकर उनको पावरफुल करके यही संदेश देना चाहा है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र की बागडोर को और मजबूत करें। तो आप महिलाएं शिक्षित हो गई हैं और किसी भी कार्य में वो पीछे नहीं है, चाहे उद्योग के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए, चाहे समाज के क्षेत्र में देखा जाए, धार्मिक क्षेत्र में। वही धार्मिक जो हमारे कार्यक्रम होते हैं तो सबसे ज्यादा आप देखा होगा संपन्न कौन कराता है? महिलाएं संपन्न कराती हैं, है ना। तो और सबसे ज्यादा बहनों की भागीदारी होती, तो आस्था में भी चरम सीमा तक उनकी भागीदारी रहती है। आपको उसमें यदि महिलाओं को हम किसी चीज में कमजोर समझे तो हमें लगता है कि हम अपने बारे में गलत धारणा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी आगे जाके जो सरकार ने हमारी योजनाएं बनाई है कि हमको इनको और उद्यमी बनाना है और इनके साथ में जो इनके बच्चे हैं जिनको लेकर ये आज काम कर रही हैं, सिलाई के क्षेत्र में, कढ़ाई के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, छोटे छोटे उसमें, तो इनके बच्चे भी पुष्ट रहें। और ये जो बच्चा पैदा होता है तो जब तक बच्चा माँ का दूध पीता है वो माँ की संतान होता है, और जैसे वो माँ का दूध छोड़कर धरती का अन्न ग्रहण करता है वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है। तो हम अपने राष्ट्र की संपत्ति को और कैसे मजबूत करें?
यदि वो बच्चा मजबूत होकर जब राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ेगा तो एक राष्ट्र परिपक्व होगा। बिल्कुल। तो इस धारणा पर हमारी सरकार काम कर रही है। और अभी आप भी देखा होगा आपने कि जितने जगह क्षेत्रों में है आंगनवाड़ियों को गोद ले रहे हैं हमारे MP लोग जी। तो हम भी कुपोषण के क्षेत्र में और आंगनबाड़ियों में जो बच्चे आते हैं उनके बारे में बाकायदा रिपोर्टिंग ले रहे हैं। और जहाँ हमको लगेगा कि हमारे कार्य क्षेत्र में कहीं ऐसा हमको कुपोषण का वो लगता है तो वहाँ पर हम स्वयं उसकी निगरानी में और प्रशासन की निगरानी में उसको पोस्ट करेंगे। तो बच्चों का पोषण भी अच्छा होगा और महिला सशक्तिकरण का भी और ज़्यादा लाभ उन बच्चों को मिलेगा। चलते चलते क्या संदेश देना चाहती हैं आप सभी? मैं तो यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से बहनों से कि मेरी हृदय की गहराइयों से उन बहनों को नतमस्तक होकर प्रणाम है जो राष्ट्र की जीवंत धारा से सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में या अपने पास पड़ोस के क्षेत्र में काम कर रही हैं। पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किए हुए कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। ये साधना है और इसकी राष्ट्र की साधना में आप कदम बढ़ाएंगी तो राष्ट्र एक कदम और बढ़ेगा। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ। आपने मुझसे बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं जी और मुझे खुशी है कि मैं अपनी भावनाओं को आपके चैनल के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ। और मिला अवसर मुझे, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहनों को और जबलपुर को और अच्छे क्षेत्र में आगे प्रगति प्राप्त हो, इसी शुभकामना के साथ में धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें आपसे की, बहुत चीजें जानने का अवसर भी मिला और किस प्रकार से आप आगे बढ़ रही हैं, प्राथमिकताओं को आपने जगह दी है। और दूसरी बात यह है कि आप मध्य प्रदेश में जो विकास चाहती हैं वो कह सकते हैं कि धरती पर रहते हुए चाहती हैं, धरातल पर कार्य करते हुए चाहती हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात है हर तबके को, हर आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही हैं। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि पहला कार्य जो है वो नर्मदा जी के लिए और परिक्रमा वासियों के लिए है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही कार्य करते रहें और हम आपसे मिलते रहेंगे और साथ ही साथ आपके कार्यों के बारे में भी जानते रहेंगे और आपसे हम बार बार निवेदन करते रहेंगे जो हम चाहेंगे जनता के लिए, तो उसके लिए हम आपसे निवेदन भी करेंगे और साथ ही साथ ये भी चाहेंगे कि आप सदन में हमारी बात को अपने तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से रख सके और सरकार उनको गंभीरता से लेते हुए विकास की इस गंगा को निरंतर प्रवाहमान रखे। धन्यवाद।